कक्षा 12 के स्टूडेंट है, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट है तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं दोस्तों अगर आपने वीडियो को क्लिक ही किया है ना तो पूरा अंत तक देखना है। तो आज की वीडियो अपनी क्या है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज की अपनी वीडियो में आपको बहुत जानकारी मिलेगी। मैं बताऊंगा दोस्तों आज की इस वीडियो में क्या महत्वपूर्ण नियम, जैसा कि है तो केवल 2 नियम। तीसरा अगर आपके हेनरी नियम होगा आपके सेक्शन तो अच्छी बात, नहीं तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट देखा तो कोलराउस का नियम है। दूसरा क्या दोस्तों, राउल्ट का नियम है। तीसरा का है मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे हम ननस्ट समीकरण भी बोलते हैं। ये तो मैंने ऐसे लिख ही दिया नियम के बारे में इसी वीडियो में, चलिए हो जाए। आज की अपनी सेक्शन इस वीडियो जो है मेन मकसद क्या है, न्यूमेरिकल्स। तो किस लेसन से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, किस लेसन से क्या है, सारी चीजें मैं न्यूमेरिकल एक एक न्यूमेरिकल हल करवाऊंगा हल। तो भाई वीडियो को पूरा देखना है, आराम से बैठ करके कॉपी किताब निकाल लीजिए, आराम से न्यूमेरिकल नोट करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले हम कुछ नियम को देख लेते हैं। आप कोलराउस के नियम याद करते हो, भूल जाते हो, तो आज मैं भूलने की बीमारी खत्म कर दूंगा, ऐसे ट्रिक के साथ बताऊंगा। राउल्ट के नियम और आसान करके बताऊंगा। मानक इलेक्ट्रोड बहुत आसान बताऊंगा, मतलब तरीके के साथ आप कम समय में याद कर लो। पार्ट से सवाल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, सारी चीजें बताऊंगा यार। दूसरा नंबर क्या है, रासायनिक बल की पार्ट से 2-3 न्यूमेरिकल्स आते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, फर्जी नहीं है मिलेगा इस वीडियो में, ठीक। तीसरा क्या है, वैद्युत रसायन से भी है, मतलब इस लेसन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताया जाएगा। दोस्तों मेरा मकसद आज की यही है कि केवल न्यूमेरिकल बताओ, लेकिन बंदे को इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताओ। तो भाई आज की अपनी वीडियो जो है ना, न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट होगी एंड नियम। तो जल्दी से जल्दी वीडियो शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बात करते हैं नियम, कोलराउस का नियम। बताइए उत्तर के सहित सटीक जानकारी के साथ कैसे करना है। अगर अभी तक आपने नहीं याद किया ना तो आज अभी तैयार कर लीजिए। कोलराउस के नियम ऐसे हेडिंग डालना, फिर क्या लिखना, अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत तन्यता के मोलर चालकता की योगफल के बराबर होता है। किसके योगफल के बराबर होता है, उन्हें कोलराउस का नियम कहते हैं। आपको ये लिखना दोस्तों है ना, अनंत का निशान है, जिसे इसे क्या बोलते हैं, अनंत या परिभाषित। जैसे कि आप लोग जानते हैं मोलर चालकता को m से बराबर है ना, अनंत चालकता n धनायन प्लस n ऋणायन, ऐसे कर देना है। ये सूत्र था दोस्तों, ऐसे ही आपको समझना। n प्लस क्या है आपका धनायनों की संख्या, n माइनस क्या है ऋणायनों की संख्या। देख रहे हैं भाई, 2-4 बार आप याद करिए है ना, याद हो जाएगा। 2-4 बार इसे देखिए, पढ़िए, समझिए, याद हो जरूर जाएगा। और इसके साथ आपको 2 अनुप्रयोग भी याद कर लेना है। कभी कभी ये बोलता है कोलराउस का नियम लिखिए तथा 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो क्या करोगे, ये लिखना है अनंत तन्यता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा की गणना करना है। 2-4 बार इसे देखिए, पढ़िए भाई, इसके साथ ले लीजिए है ना। आपको याद करना है, 110% गारंटी लेता हूं आपको याद हो जाएगा। इससे आसान आपको नहीं मिलेगा। अब मैं बात करने वाला हूं इसके बाद राउल्ट का नियम। हम बात करते हैं राउल्ट के नियम दोस्तों। तो आपको राउल्ट के नियम सटीक जानकारी के साथ ये भी बताऊंगा। देखिए अगर आपको राउल्ट के नियम आता है ना तो एक बात भाई रिवीजन जरूर कर लिया करो, क्योंकि रिवीजन ही बहुत मेन होता है आखिरी के समय। रिवीजन नहीं किए ना तो कितना भी आप पढ़े हैं सब बेकार हो जाएगा। रिवीजन जरूर कर लेना मेरे दोस्त। राउल्ट के नियम, कोलराउस के नियम एक बार दोबारा फिर पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि रिवीजन का होना बहुत जरूरी है। ये ना बोला करो अरे यार हमें आता है राउल्ट के नियम, नहीं आता है, बट एक बार रिवीजन कर लिया जाए। तो राउल्ट के नियम क्या है, किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाव के समानुपाती होता है, उन्हें हम राउल्ट का नियम कहते हैं। अगर आपने किसी और तरीके से याद किया है तो वो भी सही है भाई, ये बात वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो आपने याद किया है उसको भी एक बार रिवीजन कर लो। मेरे कहने मतलब रिवीजन बहुत जरूरी है। ये इसका सूत्र होता है, राउल्ट के नियम की सीमाएं आपको केवल 2 या 3 होंगी, लेकिन आपको याद करना है 2, क्योंकि आसान कम समय है ना, समय तो कम है। पहला नंबर क्या लिखा, यह नियम केवल अति तनु विलयनों पर काम करता है। दूसरा क्या है, एनटीपी पर दोनों घटक आवासशील होना चाहिए। एनटीपी का मतलब क्या होता है, तो भाई नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, जिसे हिंदी में बोलते हैं सामान्य ताप दाब, ठीक। अगर आपने दोस्तों ये वाला नहीं लिखा, कुछ अपने मन से अलग लिखा है राउल्ट के नियम, तो उसको भी आप रिवीजन कर लेना भाई। इसके अनुसार लेना है तो ले लीजिए। दोस्तों आपने इसके साथ ले लिया होगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि दिल हमेशा बड़ा रखो। देखो हम तुम्हारे लिए काम करते हैं तो आप भी मेरे लिए काम करिए, ठीक। बात करते हैं तीसरा नंबर क्या लिखा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आता है तो रिविजन जरूर कर लो। क्या लिखा है, जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री पर धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं।
इसे हम ई नॉट से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। बात एक ही है, इसका सूत्र होता है ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT बटे NF log 10 1 अपान mn m घात n प्लस ब्रैकेट क्लोज। ऐसा ही आपका ये रहा सूत्र दोस्तों, ठीक। ये आपका रहा परिभाषा, ये आपको याद कर लेना है। मैं बताने वाला हूँ क्या है, न्यूमेरिकल। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। बात करते हैं केमिस्ट्री का भैया न्यूमेरिकल। तो आपको करना क्या है, बहुत सावधान की मुद्रा में बैठ करके आराम से नोट करना शुरू कर देना है। मैं है ना सरल से शुरू करूंगा, कठिन तक सवाल तक ले जाऊंगा। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ये बात होता है मोलरता किसे कहते हैं, ये भी हो सकता है मोलरता मोलंस पर सवाल जरूर आता है मेरे दोस्तों, जहां पर आपको Na बराबर 23, Ca बराबर 35.5। अब रही बात क्या सर ये दिया रहेगा, भाई हाँ ये आपको ऑलरेडी वहां पर दिया रहेगा, केवल अणुभार आपको निकालना है। जल्दी जल्दी भैया करना क्या है, अणुभार पर निकाल लेते हैं तो बात करते हैं, ठीक। अणुभार आपको निकालना है दोस्तों किसका, NaCl लिखा है। Na कितना है 23 प्लस 35.5, तो भाई 5 3 8 और 3 2 5.5 है ना, ये आपका क्या है अणुभार। अब आपको सूत्र पर रख देना है, मोलरता का सूत्र का होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलयन का आयतन या भार। बात है कि अब विलय का भार मतलब जो आपका सबसे क्वेश्चन के आगे लिखा हो ये पकड़ने का तरीका है। तो आगे क्या लिखा है 5.85, नीचे क्या लिखा है विलय का अणुभार। तो विलय का अणुभार तो आपको निकालना पड़ेगा, तो अभी जस्ट आप निकाला, क्या निकाला है ना 58.8 गुणे 1000। तो दोस्तों वो सरकारी है, उसको रहने ही दो। नीचे क्या लिखा है दोस्तों, लिखा है विलयन का आयतन। तो भाई आयतन मतलब क्या होता है, जो ज्यादा लिखा हो। इसमें सबसे ज्यादा कौन लिखा है, ये 200 है ना भाई, 200 यहाँ पर ज्यादा मतलब तुमको लग ही रहा है 200, ठीक। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो हो क्या जाएगा दोस्तों 5 8 5 बटे है ना 5 8 इंटू 5 गुणे इधर बचेगा 10, इधर हो जाएगा दोस्तों 2। अब जैसे ये जीरो हटाओगे तो कितने जीरो लग जाएंगे नीचे, जैसे ये पॉइंट हटाओगे कितने जीरो लग जाएंगे नीचे, 2 जीरो लग जाएगा। ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर जीरो लग जाएगा। तो भाई आपको पता होगा ये 100 से 100 कैंसिल, ये दोनों एक जैसा है, मतलब 585 आपका दोस्तों एक जैसा कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1/2। अब 1/2 को अगर सर जैसा कि मोलरता कितना है 0.5 मोल प्रति लीटर, बस आपका यही आंसर है। इतना ही करोगे ना 3 या 4 नंबर आपके हाथ में पक्का, किसी की माई के लाल में दम नहीं जो 3 नंबर लेने से आपको छीन सके। 7.5 ग्राम पदार्थ के 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है ना। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए जब जल का मोलर अनुमान स्थिरांक आपको दिया रहेगा के बराबर 1.86 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो भाई ये हिमांक के अनुमान का अणुभार का सूत्र है, किसका सूत्र है, अणुभार निकालने के लिए सूत्र क्या था, m बराबर 1000 गुणे kf गुणे w बटे है ना डेल्टा TF गुणे w। बड़ा W यहाँ पर छोटा W है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो भाई जो छोटा W है उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ का द्रव्यमान। तो पदार्थ का द्रव्यमान क्या है, सबसे पहले रहेगा 7.5 ग्राम, ठीक। फिर क्या लिखा है, जल का द्रव्यमान कितना है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो जल के आगे क्या लिखा है 75 ग्राम लिखा है भाई, है ना। फिर लिखा है हिमांक का अनुमान कितना है, जैसा आप देख सकते हैं 1.2 डिग्री सेल्सियस लिखा है। अब बात करते हैं मोलर अनुमान KF का मान आपको ऑलरेडी दिया रहेगा, क्या है भाई 1.86 डिग्री सेल्सियस, ठीक। इतना करने के बाद आपको सूत्र में 1000 लिखा है, 1000 कर दिया है गुणे KF का मान कितना दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं KF का मान 1.86 गुणे है ना। फिर क्या लिखा है छोटे W का मान कितना है 7.5, ठीक। नीचे बटे लगा दिया। फिर क्या डेल्टा TF का मान कितना है दोस्तों 1.2 गुणे लगा दिया। W का मान कितना है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 75। भाई ये पॉइंट हटेगा जैसे नीचे 10 हो जाएगा, 75 से 75 कैंसिल है ना। फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो क्या बचेगा भाई 100 है, 100 कर दिया 1.86, नीचे क्या हो जाएगा 1.2। ये हटेगा जैसे दोस्तों तो कितने जीरो लग जाएगा 2 जीरो। अब यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 186 बटे 1.2। ये पॉइंट हटेगा, यहाँ जीरो लग जाएगा। भाई ये m का मान है मतलब अणुभार, ठीक। m बराबर कितना आ जाएगा भाई, अगर आप इससे भाग करोगे तो 155 ग्राम प्रति मोल आंसर आएगा, ठीक है ना। इतना आंसर आएगा। जैसा कि दूसरा नंबर, तीसरा नंबर सवाल क्या है, विद्युत रसायन लेसन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जैसा कि आप लोग को क्या लिखा है, निम्नलिखित शेल की EMF की गणना कीजिए, ठीक। क्या लिखा है Zn बटे Zn स्क्वायर प्लस फिर एक m लिखा है। फिर क्या लिखा है CO डबल पॉजिटिव CO, जबकि E0 कामा Zn स्क्वायर पॉजिटिव बटे Zn तथा CO डबल पॉजिटिव CO के क्रमशः मान दिया गया है -0.76 वोल्ट तथा +0.3 वोल्ट है।
तो आपको ज्ञात करना है ई सेल, है ना। तो भाई ई कैथोड, कैथोड हमेशा प्लस वाला होता है, तो भाई कौन है आपका 0.34, है ना। और एनोड क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 0.76। और कैथोड एनोड पकड़ने का एक ही तरीका है, जो सबसे ज्यादा होगा प्लस में, जो सबसे ज्यादा होगा प्लस में होगा वो आपका क्या रहेगा दोस्तों, कैथोड रहेगा। जो कम रहेगा माइनस में रहेगा वो एनोड रहेगा। यहाँ पर आपको प्लस करना है, तो भाई 0.34, ठीक, माइनस माइनस हो गया प्लस 0.64। अब आप जोड़ते हो तो आंसर इसका 1.1 आ जाएगा, अर्थात 1 भी आंसर आ सकता है। भाई यही आपका आंसर, तो जैसा कि ये भी कंप्लीट आंसर। अब बात करते हैं दोस्तों चौथा नंबर क्या है। जैसा कि चौथा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मान चलिए ये क्वेश्चन आएगा जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 4 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। केमिस्ट्री का सबसे टॉप 10 का सवाल है। क्या लिखा है दोस्तों, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसका वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अब आप लोग को पता होगा इसका सूत्र होता है लगाने के लिए, क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र क्या होता है, k बराबर 0.6932, क्या होता है दोस्तों 0.6932 बटे टी हाफ, मतलब टी 1/2। यहाँ पर आपको करना है k का मान निकालना है 0.932। तो भाई टी हाफ का मान दोस्तों कितना है ना, आपको जैसा कि देख रहे हैं 50 सेकेंड करने के बाद अगर एक अंक इधर लाओगे, जैसे 6.932 अगर करोगे तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ 50 से, ठीक, अब हो क्या जाएगा, यहाँ पर एक जीरो और एक जीरो लग जाएगा, जैसे यहाँ पर पॉइंट हटाओगे, ठीक भाई के का मान हो गया। अब आपको पता होना चाहिए के बराबर क्या रहेगा 6.932। अब यहाँ पर 5 रोक लिया, गोले क्या हो जाएगा 10 घात प्लस के 2 है। अभी दोस्तों के बराबर क्या हो जाएगा 6.932 बटे 5 गुणे 10 घात 2 प्लस में है। जैसे अगर 10 आप करना क्या है 6.932, भाई 5 यहाँ पर रोक लेना है, जो घात 2 प्लस में नीचे है ना उसको ऊपर ले जाओगे, क्या हो जाएगा 10 घात माइनस के 2 हो जाएगा। आप भाग करोगे दोस्तों तो 5 अगर आप भाग करते हो तो 1.38 गुणे 10 घात माइनस के 2 सेकंड इनवर्स आंसर आएगा, ठीक। आप भाई भाग कर लेना, आप भाई भाग कर लेना, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 5वां नंबर सवाल क्या है। 5वां नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि चौथा और 5वां काफी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर लगा लेना। 5वां नंबर क्या लिखा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है, तो कितने समय में अभिक्रिया 90% भाग पूर्ण होगा। भाई समय न होने कारण मैं इसको नहीं लिखवा पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हाँ ये बता रहा हूँ इसका आंसर 199.39 मिनट होगा। आप लगा लेते तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगा पाता तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अगले दिन बता दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करिए, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। तो कल मिलते हैं शाम 6 बजे। जय हिंद दोस्तों।